हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि मैं बैंकिंग का पूरा सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी कई सारे वीडियो लेक्चर्स में। स्टार्ट किया है मैंने बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के साथ। इसके ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आज इसी सिस्टम को और डिटेल में जानेंगे और डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेशनलाइज्ड बैंक्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए डिस्कस करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिकैप। अगर हम पिछले लेक्चर को याद करते हैं तो मैंने आपको बताया कि कमर्शियल बैंक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है शेड्यूल्ड और एक है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। उसमें हमने डिटेल में सीखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में सेक्शन 42 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए में डिटेल में बताया गया है कि क्या क्राइटेरिया है अपने आप को इस सेक्शन में इंक्लूड करवाने के लिए। अब बारी आ जाती है नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में, जिसे कि डिफाइन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5 और क्लॉज 6 में। तो डियर लर्नर्स, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो डिटेल में पहले उसको सुन लीजिए, तभी आपको समझ आएगा कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। अब देखिए चार्ट को, वो भी ध्यान से। यहाँ पर मैंने आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चार्ट बनाया है जिसमें लिखा है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, माय डियर लर्नर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, या ऐसे कह सकते हैं कि 5 तरीके के बताए हैं। सबसे पहले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट्स, और दूसरे हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एसबीआई भी तो सरकारी बैंक है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बट कई सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एसबीआई दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक से काफी अलग है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसी पॉइंट के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स कौन कौन से और किस प्रकार के होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट्स। स्टेट बैंक एक इंडिया में रजिस्टर्ड बैंक है। ये एक मल्टीनेशनल बैंक है। मल्टीनेशनल का मतलब ये है कि इसका कारोबार कई सारे देशों में फैला हुआ है। अगर हम सन 2021 यानी अभी की बात करते हैं तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 32 फॉरेन कंट्रीज में अपना कारोबार फैला चुका है। ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे कि अभी बोला ये एक सरकारी बैंक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना एक एक्ट है। एक्ट का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। इसी एक्ट को मानते हुए हर एक निर्णय इसी के अनुसार ही लेता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब मैं आपको एसबीआई के ऊपर और भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। एसबीआई है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक। अगर हम बात करें मार्केट शेयर की, तो जितना भी बिजनेस बैंकिंग का इंडिया में होता है उसका 1/4 हिस्सा एसबीआई के द्वारा ही मैनेज होता है। आज की डेट में एसबीआई की 22,000 ब्रांचेस हैं, और अगर एटीएम की बात करें तो 58,500 एटीएम्स हैं। यहां से आपको ये समझ आया कि इसका कारोबार बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है।
और अब बात करते हैं हम इसके एसोसिएट्स की। आज की डेट में इस बैंक की 11 सब्सिडरीज हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई म्यूचुअल फंड और एसबीआई कार्ड। ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अब जितनी भी सब्सिडरीज इस बैंक की हैं, उनके लिए भी एक प्रॉपर एक्ट है। एक्ट का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स एक्ट 1959। तो ये थी इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके एसोसिएट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेशनलाइज्ड बैंक्स क्या होते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक्स, जिसे कि हम आम भाषा में सरकारी बैंक बोल देते हैं। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी बैंक हो वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर होता है। इट मीन्स वहां पर उस बैंक के शेयर्स होते हैं, और जब शेयर्स की बात करें और सरकार के हाथों में 50% से ज्यादा शेयर्स के मालिकाना हक होंगे तो वह बैंक बन जाता है नेशनलाइज्ड बैंक। अब ये जो शेयर्स सरकार ने खरीदे हैं, यहाँ पर शेयर्स या तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, या फिर राज्य सरकार के पास, जिसे कि बोला जाता है स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अगर कोई स्टेट उसके शेयर्स लेती है तो भी वह सरकारी बैंक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है तो भी वो सरकारी बैंक है। और इन बैंक की जितने भी एसेट्स हैं उसको ऑपरेट करने का, उसके प्रति इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का अधिकार सरकार के हाथों में चला जाता है। किसी भी देश की तरक्की के लिए, या यूं कहें रूरल सेक्टर को, ग्रामीण इलाकों को तरक्की दिलवाने के लिए सरकारी बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज की तारीख में इंडिया में 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जिसकी लिस्ट मैंने आपको स्लाइड में शो कर दी है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, कई बैंक्स जो हैं एक दूसरे के अंदर जुड़ चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया विजया बैंक को और देना बैंक को। फिर बात करते हैं कैनरा बैंक की, जिसके अंदर सिंडिकेट बैंक को इंक्लूड कर दिया गया। लेटेस्ट बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक के बारे में सुनिए। इस बैंक के अंदर इंक्लूड कर दिया गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को। अब देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर इंक्लूड हो गए। अब यहाँ पर समझिए, इंक्लूड का मतलब है मर्ज हो जाना, मिल जाना उसके अंदर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इंक्लूड हुए आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। इंडियन बैंक के अंदर मिलान कर दिया गया इलाहाबाद बैंक का। तो अब इंडिया की डेवलपमेंट करवाने के लिए जो नेशनलाइज्ड बैंक काम करेंगे उनका नंबर है 12 बैंक्स। अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है कि नेशनलाइज्ड बैंक्स में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या पॉइंट्स हैं जो उन्हें एक दूसरे से डिफरेंट बना देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर बात है स्टैट्यूट की यानी एक्ट की। नेशनलाइज्ड बैंक जितने भी हैं ये सब जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, जिन्हें पहले रजिस्टर किया जाता है इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत, और उसके बाद उन्हें नेशनलाइज्ड कर दिया जाता है कंपनीज के बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 के तहत। पर बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। उसे इस्टेब्लिश ही किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के अंदर, और जितनी भी उसकी सब्सिडरीज हैं उन सबको किया गया था रजिस्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959 के तहत। यहाँ से हमें यह समझ आता है कि इन बैंक्स को गवर्न करने के लिए अलग अलग स्टैट्यूट यानी अलग अलग एक्ट्स हैं। दूसरा मेन डिफरेंस है यहाँ पर इनके काम करने के तरीके को लेकर। अगर हम बात करते हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स की, तो सब में सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है। कोई भी डिसीजन लेने में सरकारी दखल अंदाजी होगी।
अगर राज्य सरकार का रोल है तो वह लेगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है तो वह लेगी। पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनका अपना एक्ट है, यहाँ किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं है। कोई भी निर्णय जो भी लेना है वह लिया जाएगा उस एक्ट को फॉलो करने के साथ। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस के बारे में। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की। उसका सेक्शन है 45, जिसमें यह लिखा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा स्टेट बैंक को अपना सोल एजेंट इंडिया के उन भागों में जहां पर कोई भी बैंकिंग की ब्रांच नहीं है किसी भी बैंक की। अब ये ओहदा पहले किसी भी और बैंक को नहीं दिया गया था, पर इंडिया में डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर समय के साथ एक अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव, जो कि किया गया बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1983 में। और वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया निर्णय लिया और ये बोला कि रिजर्व बैंक आज के बाद किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक को अपना एजेंट बना सकता है उस प्लेस में इंडिया के जहां पर बैंकिंग की जरूरत है। तो यहां से हमें यह समझ आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में बैंकिंग को रीडिफाइन कर रहा है, नए आयाम छू रहा है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सर्विसेज दे रहा है पूरे इंडिया को और विदेश में भी। तो माय डियर लर्नर्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि सरकार का बहुत ही अहम रोल है एक देश की डेवलपमेंट में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जाना और नेशनलाइज्ड बैंक्स की डिटेल में लिस्ट को भी समझ लिया। अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है, उसमें सीखेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स के बारे में। तो आप भूलिएगा नहीं, चैनल के साथ जुड़े रहिए, नए नए टॉपिक सीखिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, पर आपको मिलूंगी बहुत जल्द।